नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी सरकारी परीक्षा पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम कर रहे हैं एसएससी का टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर। तो मुगलिया सल्तनत के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे, सभी कनेक्ट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं उनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य, ठीक है। पहली चीज तो ये कि मुगल साम्राज्य जो है इसका पीरियड जो है ये कब से कब तक रहता है, तो ये 1526 से शुरू होता है और अगर आप देखेंगे तो ये 1857 तक जो है, यानी कि जो आपका 1857 की क्रांति है उस तक देखने को मिलता है। 1556 में इसको जो शुरू किया गया या इसकी जो नींव रखी गई वो किसने रखी थी? इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? बाबर के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसके साथ युद्ध होता है पानीपत की जगह पर, जिसे हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। और इसी पानीपत की लड़ाई में लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो होता है इब्राहिम लोदी, जिसको मार दिया जाता है और बाबर गद्दी पर बैठता है और दिल्ली पर राज करता है। 1857 में आप देखेंगे मुगल सल्तनत का अंतिम जो शासक होता है वो रहता है आपका बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसको बाद में ब्रिटिशरों के द्वारा रंगून भेज दिया जाता है, सजा दे दी जाती है और वहीं पर आप देखोगे कि मुगल पीरियड जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन दिल्ली, अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी में आप देखेंगे कि जो मुगल पीरियड है ये 1526 से लेकर 1707 तक पूछा जाता है, ठीक है। 1526 से लेकर 1707 तक पूछा जाता है और इसमें आपके 1526 में बाबर से लेकर जो औरंगजेब है वहां तक के शासन को जो है मुगलिया सल्तनत या मुगल साम्राज्य में पढ़ते हैं। इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले 1526 की बात करें तो पहला शासक कौन आता है आपका? 1526 में आएगा आपका बाबर, ठीक है। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहीरुद्दीन बाबर जो है इसका पूरा नाम है, ठीक है। बाबर आता है। इसके बाद आप देखोगे कि बाबर का जो बेटा है ये होता है हुमायूं, ठीक है। कौन होता है? हुमायूं का बेटा होता है अकबर। कौन होता है? अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर और जहांगीर का बेटा होता है आपका शाहजहां, ठीक है। कौन होता है? शाहजहां और शाहजहां का बेटा होता है आपका औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है कि किसके बाद किसका पुत्र कौन रहा है या इसका जो पीरियड है ये कैसे कैसे रहा है, ठीक है। अब हम एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले बाबर के बारे में बात करेंगे, फिर हुमायूं के बारे में, फिर एक अकबर के बारे में और फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? बाबर के बारे में, ठीक है। तो पहला सवाल तो यही आ जाता है कि बाबर का जो जन्म है ये कब हुआ, तो ये भाई 14 फरवरी यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन ये इंसान पैदा हुआ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बाबर है, बाबर जो है ये पहला आक्रमण करता है भारत में। वैसे तो इसके आक्रमण को लेकर थोड़ा सा विवाद है। हम जो पढ़ते हैं कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध था, पानीपत का जो युद्ध था, जो कि सबसे पहले इसने किसके साथ लड़ा? इब्राहिम लोदी। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध हुआ था वही हम इसका पहला युद्ध मानते हैं। लेकिन कुछ जगह आप देखोगे कि इसके द्वारा जो है इससे पहले भी एक युद्ध लड़ा गया था जो था आपका 1519 के बीच में, जिसे हम भोरा के युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। भोरा का युद्ध 1519 में, ठीक है। 1519 में भेरा का या फिर भोरा का युद्ध, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये लड़ा था, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। बाबर की बात करें तो बाबर का संबंध किस देश से था, यानी कि ये किस देश से भारत आया, तो ये था फरगना से, ठीक है। फरगना से ये भारत आया था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? फरगना का रहने वाला था, ठीक। इसका पहला युद्ध जो हम लोग जानते हैं वो है पानीपत का युद्ध। किसके साथ लड़ा गया? इब्राहिम लोदी। दूसरा जो युद्ध होता है जो कि 1527 में लड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध कहा जाता है। और खानवा का युद्ध आप किसके किसके मध्य देखेंगे, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। किसके बीच में होगा, राणा सांगा। इसके बाद आप देखोगे एक साल बाद फिर 1528 में युद्ध होता है और इसे बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। क्या बोलते हैं, चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध था आपका, चंदेरी का युद्ध था, जो कि किसके बीच हुआ, मेदिनी राय और आपके बाबर के मध्य होता है। इसके बाद 1529 में आप देखेंगे कि घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध होता है और ये किसके बीच होता है, ये आक्रमण कर देते हैं अफगानी किस पर, बाबर पर, अफगान, ठीक है। तो अफगानी और बाबर के मध्य होता है। और इसके बाद आप देखोगे कि 1530 में, ठीक है, 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये भारत आया इसने लगातार जो है आक्रमण किए, ठीक है। हाँ जी, जैसे ही ये भारत आया और उसके बाद आप देखोगे कि ये क्या करता है, लगातार आक्रमण करता है। और इन सभी आक्रमण में सबसे जो बड़ी चीज है कि ये सारे के सारे आक्रमण जो है जीत जाता है, ठीक है। बहुत कम समय तक के लिए आता है, लेकिन आते ही जो है अपना पूरा का पूरा जो एक होता है ना कि आपने एक प्रभाव डाल दिया, तो उसने युद्ध करता गया और यहाँ पर विजय प्राप्त करता चला गया। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा है, मकबरा जो है सबसे पहले बनवाया जाता है आगरा के आराम बाग में, ठीक है। आराम बाग में जो है इसका मकबरा बनवाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ का था नहीं, ठीक है, ये कहाँ का था, काबुल का, इसीलिए आप देखोगे कि बाद में इसकी अस्थियों को उठाकर जो है कहाँ लेकर गए, काबुल में। तो कभी कभी सवाल जो है दो तरीके से पूछ लिया जाता है। कभी पूछा जाए कि भारत में जो बाबर का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे आगरा में है। लेकिन अगर जनरली सवाल आ जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आपको काबुल ही आंसर लगाना है, ठीक है। तो ये नहीं तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो बाबर है, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसे बोलते हैं बाबरनामा कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। किसकी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबरनामा। और इसे इसने किस भाषा में लिखा, टर्की भाषा यानी कि तुर्की भाषा में लिखा। लेकिन बाद में अकबर के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक होते हैं जिनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम था, अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने क्या किया, बाबर की जो तुर्की भाषा में लिखी हुई किताब थी ऑटोबायोग्राफी, इसको ट्रांसलेट किया किसमें, फारसी भाषा में, और इसका नाम भी बदल दिया। अब इसे क्या कहा जाएगा, अब बाबरनामा जो है ये तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाएगी, तुजुक ए बाबरी के नाम से बाबरनामा को जाना जाएगा। तो ये सवाल जो है पूछा जाता है कि ये जो बाबरनामा है ये किस भाषा में लिखी, और ये इसी की ऑटोबायोग्राफी जिसको ट्रांसलेट किया गया फारसी भाषा में, ये किस भाषा में लिखी। यहाँ पे दो चीजें मैंने पहले भी आपको जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज थी वो क्या रही है, आपकी टर्की रही है, ठीक है। कौन थे यहाँ पर, तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया वो कौन थे, टर्कीज थे, तुर्क थे। लेकिन जैसे आप मुगल पीरियड में आओगे तो मुगल पीरियड की जो लैंग्वेज होती है वो क्या हो जाती है, आपकी फारसी। मुगल पीरियड में आपको जितने भी लेख देखने को मिलेंगे वो सब किस में होंगे, फारसी भाषा में होंगे। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि तुजुक ए बाबरी जो है इसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है। ये इसका अंतिम मुगल पीरियड में अगर आप देखोगे तो ये अंतिम एक टर्की भाषा में लिखा हुआ लेख था, ठीक है, जिसका नाम क्या, तुजुक ए बाबरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, बाबर के बारे में, ठीक है। अब बाबर के बाद कौन आएगा, बाबर के बाद आता है बाबर का बेटा हुमायूं। कौन आएगा भाई, हुमायूं आएगा। हुमायूं के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक रहता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा इसका टाइम पीरियड रहता है, किसका, हुमायूं का, क्योंकि ये 15 साल के इसके जीवन के ऐसे टाइम पीरियड रहता है जिसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है उसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, आपका हुमायूं बैठेगा, ठीक है। तो पहले तो ये
1530 से लेकर 1540 तक शासन करता है और उसके बाद इसकी लाइफ में 15 साल का गैप आता है जो ये इधर उधर भटकता रहता है, इसको किसी भी तरीके से कहीं भी शासन करने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद ये 1555 में फिर आता है और 1556 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है। आप देखेंगे कि हुमायूं जो है जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो इसका सबसे पहला जो युद्ध होता है वो होता है 1531 में देवरा का युद्ध। किसके साथ लड़ेगा ये युद्ध? ये लड़ाई जो है इसकी होती है शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह सूरी के मध्य होती है। ठीक है, और इसमें हुमायूं क्या हो जाता है, यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, किसके मध्य होती है तो ध्यान रखिएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। इसके बाद आप देखोगे दूसरा युद्ध जो है ये होता है इसका 1539 में, जिसे हम कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये किसके मध्य होगा? ये होगा यहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और इसके अगले साल फिर से ये शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करता है 1540 में, चौसा का युद्ध। इसके बाद होता है इसका कन्नौज का युद्ध जो कि आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा होता है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ फिर से ये लड़ाई करता है और शेरशाह जो है दोनों बार, ठीक है, शेरशाह सूरी जो है यहाँ पर दोनों बार विजयी रहता है। यहाँ पे दोनों बार जीत किसकी हो गई? शेरशाह सूरी की हो गई। अब 2 बार हार चुका है ना, 2 बार हार चुका है तो क्या करेगा? अब इसको ये चीज समझ में आ गई है कि हाँ मेरी जो जीत है वो सुनिश्चित नहीं हो सकती है। हुमायूं को ये बात क्लियर आ गई। उसके बाद ये क्या करेगा? ये भाग जाएगा 1540 में, ये भाग जाएगा दिल्ली सल्तनत को छोड़कर और 15 साल तक इधर उधर भटकता है। इसके बाद ये लौट कर आता है और जब ये लौट कर आता है कब? 1555 में। 1555 में जब ये लौट के आएगा तो शेरशाह सूरी का जो बेटा है सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, ये मिलेगा इसको दिल्ली की गद्दी पर और इसके साथ जो है इसका युद्ध होता है। यहाँ पे भी लड़ाई जो है ये किसके मध्य होगी? तो शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी के साथ इसका युद्ध होता है। और जब ये युद्ध होगा तो यहाँ पर हुमायूं की विजय होती है और हुमायूं जब विजय कर लेता है तो ये जो दिल्ली की गद्दी है उसको फिर से संभाल लेता है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि 1556 में, ठीक है, 1556 जब इसकी मृत्यु होती है, लेकिन आपको बता दूं कि हुमायूं जो है इसने दिल्ली में एक जो है नगर बसाया था दिल्ली में, जिसे बोलते हैं दीन पन्हा। क्या बोलते हैं? दीन पना एक जगह थी, इसको बसाया किसने? हुमायूं ने। और यहीं पर इसने क्या बनवाई थी? एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी। ठीक है, क्या बनवाई? बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी बनाई। और इसी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर क्या हो जाती है? इसी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखिएगा कब मृत्यु हो जाती है इसकी? 1556 में। और आपको मालूम है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मुगलिया सल्तनत में आप देखेंगे कि उसका क्या बनवाया जाता है? मकबरा। अब इसके बाद आप देखोगे कि जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली में। कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। और ये किसने बनवाया था? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे हुमायूं की बहन होती है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है? गुलबदन बेगम। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि हुमायूं की जो पत्नी थी इसका नाम था हमीदा बानो। ये यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, आगे लिखते हैं। ठीक है, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो। ठीक है, और इसी हमीदा बानो के साथ जो है यहाँ पर ये एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम क्या होता है? अकबर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का ही बेटा होता है। कौन? हमीदा बानो। और हुमायूं के बेटे को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर अकबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकबर है इसका जन्म कब होगा आपका? 1542 में। ठीक है, कब हो जाएगा आपका? 1542 में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हमने अभी 2
जो मुगलिया सल्तनत के शासक रहे हैं, एक तो बाबर के बारे में बात कर ली है और दूसरा हुमायूं के बारे में बात कर ली है। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जहां से आपके सवाल पूछे गए हैं, तो उसी पर आधारित यहां पर हमने डिस्कशन किया है। अब हम बात करेंगे अकबर की। अकबर का जो टाइम पीरियड है ये सबसे ज्यादा रहता है। हाँ जी, शेरशाह सूरी भी आया था, तो यहाँ पर अब उसको अलग से पढ़ेंगे जो रहेगा। यहाँ पे मुगलिया सल्तनत के जो शासक है पहले हम उसको देखेंगे, बाद में जितने भी बचे हुए शासक हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बात करेंगे अकबर की। अकबर ने कब से कब तक शासन किया है? तो इसने 1556 से लेकर 605 तक जो है शासन किया है। ठीक है, किसने? अकबर ने। अकबर, ठीक है, कहां से कहां तक किया है? तो इसने 1556 से लेकर आपके 1605 तक जो है इसका शासन किया गया है। माता पिता आपके बता ही दिए हैं कि यहाँ पर कौन है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लास को शेयर भी कर दो, है ना? क्लास को सभी शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे कि जब अकबर आता है तो इसने कई सारी चीजें की, जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी, वो थी आपकी दास प्रथा। ठीक है, तो इसने आते ही क्या किया? दास प्रथा जो थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया? दास प्रथा जो है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद इसकी एक विजय है जो कि आपसे पूछी जाती है 1573 में, जो कि गुजरात विजय है। ठीक है, गुजरात पर ये आक्रमण करता है और यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। और इस विजय के बाद आप देखेंगे कि इसने आगरा के पास में ही एक शहर बसाया जिसे बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। क्या बोलते हैं? फतेहपुर सीकरी। तो ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी को किस शासक के द्वारा जो है बसाया गया था? तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी। और इसी में फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा है जिसे बोलते हैं हम बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। ठीक है, इसका निर्माण भी किसने कराया? तो अकबर के द्वारा कराया। कब? इसकी गुजरात विजय के बाद में। इसके बाद आप देखोगे ये भी पूछा जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी इसने नगर बसाया था, इसी को आगे चलकर इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो अकबर के समय की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? आपकी फतेहपुर सीकरी रही है। इसके बाद आप देखोगे कि इसने आगे चलकर एक इबादत खाना बनवाया। ठीक है, इबादत खाने का निर्माण करा। अब ये यहाँ पर इबादत खाना क्या है ना? ये इबादत खाना क्या है? इबादत का मतलब होता है अगर आप देखोगे तो क्या करना, जहां पे धार्मिक तरीके के काम किए जाते हो। ठीक है, जहां पर धार्मिक काम किए जाते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इबादत खाने को जो है इसने जो निर्माण कराया वो धार्मिक चर्चा के लिए। ठीक है, किसके लिए? धार्मिक चर्चा के लिए। और ये सभी धर्मों के लिए था। ठीक है, सभी धर्मों के लिए जो है इसके द्वारा इसको शुरू कर दिया गया कि ठीक है, हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म है, वो क्या करेगा? वो यहाँ पर आकर अपने अपने धर्म के विषय में चर्चा कर सकता है, बात कर सकता है ना? अपने विचार रख सकता है और अपनी पूजा पाठ भी कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब इस्लाम में इस तरीके की चीजें यहाँ पे इबादत खाने में हुई तो हिंदू धर्म के लोग तो वैसे भी नहीं जाते थे, और बाद में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर जाने से इनकार दिया कि हमें नहीं जाना है ऐसी जगह जहां पर हिंदुओं को भी इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, तो इबादत खाना जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन पूछा जाए तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलकर 1576 में 1576 में आप देखेंगे इसका पहला युद्ध होता है जिसे बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में होता है। और ये किसके बीच होगा? तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। ठीक है, किसके बीच में आता है? मान सिंह के। अब आप कहोगे कि हल्दी घाटी का युद्ध तो जो है अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, है ना? लेकिन आपको बता दूं कि उस पूरी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो अकबर के साथ गई थी उसको कर रहा था अकबर का ही सेनापति था मान सिंह। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आगे मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो अकबर था उसके 9 रत्न थे, उसके दरबार में 9 ऐसे प्रमुख लोग थे जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं में से एक था इसका सेनापति जिसे हम कहते हैं
मानसिंह, है ना, मानसिंह, उसने ही इस हल्दी घाटी के युद्ध को जो है नेतृत्व किया था। किसके बिहाफ पर? अकबर के बिहाफ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद आगे चलकर जो है यहाँ पर इसने क्या किया, नौ रत्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नव रत्न या फिर 9 ज्वेल्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन रहा है? सबसे पहले बात करेंगे, पहला था आपका बीरबल। ठीक है, क्या नाम था? बीरबल। बीरबल कौन था? इसका एडवाइजरी था। कौन था? इसका एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर था। इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन था यहाँ पर? मानसिंह। अभी हमने बात की, मानसिंह कौन था? इसका सेनापति था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तीसरा व्यक्ति था टोडरमल। टोडरमल कौन था? इसका वित्तीय अधिकारी। यहाँ पे ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से था जो इसके 9 रत्नों में रहा है ना। तो यहाँ पे कौन था? टोडरमल, इसका वित्तीय अधिकारी। चौथा व्यक्ति जो है इसका कौन रहा है? तानसेन। तानसेन आप जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन जो है ये किसका दरबारी था, किससे संबंधित था? तो संगीतज्ञ थे ये, है ना, संगीतज्ञ थे ये। कौन? तानसेन। इसके बाद पांचवा जो है ये कौन होता है? आपका अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, और आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि अब्दुल रहीम खाना ने जो बाबर था, जिसकी ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसको जो है ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में और उसका नाम क्या कर दिया? तुजुक-ए बाबरी। इसके बाद, हाँ जी बिल्कुल, इसके बाद आता है आपका छठवां, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा छठवां व्यक्ति आता है? एक तो है अब्दुल फजल आपको देखने को मिलेगा, और एक है फैजी। कौन है? फैजी। आप देखेंगे कि फैजी और अब्दुल फजल ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? भाई। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी या उसके बारे में जो कुछ भी लिखना है वो यही दोनों लिख सकते थे। ये दोनों क्या थे? पेशे से ये दोनों पोएट थे। ठीक है, कौन थे? पोएट थे। तो आप देखोगे कि इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर 2 किताबें जो है, एक तो अकबरनामा लिखी और दूसरी है आईन ए अकबरी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखी, लेकिन मुख्यतः नाम किसका जाना जाता है? अबुल फजल का ही जाना जाता है। ठीक है, अबुल फजल ही जो है ज्यादातर आपको जब भी लिखा होगा कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपका एक और व्यक्ति है, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये तो वैसे ही हो गया है, प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, आपने देखा है कि जो पनीर दो प्याजा होता है, वैसे ही मुल्ला दो प्याजा। तो आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि मुल्ला दो प्याजा जो है, इनका काम क्या था? प्याजा जी थे आपके कुक। कौन थे? आपके कुक। और एक और व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम इतना कभी जिक्र किया नहीं गया है। तो यहाँ पर ये 8 जो लोग हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे सवाल आपकी परीक्षा में एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, इनसे आपके सवाल जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो ये था आपका अकबर, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देखोगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? जहांगीर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जहांगीर का मतलब क्या है? जहांगीर का मतलब क्या है? जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, जहांगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता। और ये विजेता किसका पुत्र है? अकबर का पुत्र होता है। और इस विजेता को जो है बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता है, जब बड़ा हो जाता है तब इसको नाम दिया जाता है जहांगीर। इनकी वैसे तो 3 बेबियां हैं, तीनों का नाम जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक तो है जगत गोसाई, नाम क्या है? जगत गोसाई नाम है इनकी बीवी का, जिसे आप जोधा भी जानते होंगे, जोधा के नाम से। और दूसरी है इनकी मेहरू निशा।
ठीक है, मेहरू निशा, जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में कि नूर जहां का असली नाम क्या है, तो इसका क्या नाम है, मेहरू निशा जो है इसका असली नाम है। और ये किसकी पत्नी होती है, ये जहांगीर की पत्नी होती है। ठीक है, कौन, मेहरू निशा, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है कि जहांगीर का जो शासन आप देखोगे ना, उसमें आप एक चीज देखेंगे कि वो शासक था जहां पर सबसे ज्यादा जो है जो चित्रकलाएं हैं वो अपने चरम पे थी। ठीक है, इसके समय पे पेंटिंग यानी कि चित्रकलाएं जो हैं अपने चरम पे रही हैं, चित्रकलाएं, ठीक है, अपने चरम पे रही है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए, इसके अलावा इसके न्याय का राजा भी कहा जाता है, न्याय का राजा भी कहा जाता है। क्यों न्याय का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सभी लोगों की बातें सुनता था। ये अपने दरबार में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी कहीं से भी बिलोंग करता है, उसको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई शिकायत है, तो वो सीधे आकर जो है राजा से शिकायत कर सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। और इसके लिए इसने क्या किया, अपने दरबार के बाहर जो है घंटी लगा रखी थी, तो जो भी आता था आकर अपनी शिकायत बताता था और इसकी ये सुनता था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम न्याय का राजा कहते हैं। ये सवाल याद रखना कि चित्रकलाएं जो हैं ये किसके समय में रही है सबसे ज्यादा, तो ये आपकी जहांगीर के समय में रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये वही राजा है जिसके समय में दो ब्रिटिशर जो है, आप देखेंगे दो अंग्रेज राजदूत जो हैं इसके समय में आए थे। ठीक है, फरमान लेने की, सुनो राजा जी, है ना, सुनो राजा जी, आप हमें, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो अंग्रेज आएंगे और राजा की तारीफ करेंगे और कहेंगे राजा साहब आप हमें क्या कर दीजिए, आप हमें थोड़ा सा सेवा करने का मौका दे दीजिए। जिसमें सबसे पहले आता है आपका कैप्टन हॉकिंस आता है। ठीक है, कौन आएगा, कैप्टन हॉकिंस आएगा। और दूसरा व्यक्ति है आपका थॉमस रो। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें परमिशन दे दीजिए, किसकी, फैक्ट्री लगाने की। ठीक है, और ये सूरत में, उसी के आधार पे सूरत में और मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। और साथ ही के साथ में ये 500 पैगोडों के साथ, 500 पैगोडों के साथ जो है क्या कहते हैं कि हम आपको वार्षिक क्या देंगे, 500 पैगोडे देंगे, आप हमें वार्षिक जो बंदरगाह के द्वारा व्यापार है, बंदरगाह व्यापार की अनुमति दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, गोल्डन वीजा दे दो। ठीक है, यानी कि गोल्डन फरमान, वीजा है एक तरीके का, है ना। वीजा क्या करता है, आप किसी देश में जाते हो, उस देश में जाने का एक परमिट होता है जिसे हम वीजा कहते हैं, है ना, कि आप क्यों जा रहे हो, आप शिक्षा के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो, किस उद्देश्य से आप किसी देश में, दूसरे देश में एंट्री कर रहे हैं, इसके लिए वीजा लगता है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जहांगीर के शासन में जो है इससे फरमान, जिसे गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पर इन्होंने जो है ले लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से जहांगीर से पूछा जाता है कि जो जहांगीर था, ये जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका मकबरा कहाँ पर है, मकबरा जो है ये कहाँ बनाया गया, तो ये मिलेगा आपको पाकिस्तान में। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ है जहांगीर का, पाकिस्तान में। ये सवाल देखो, जितने भी मुगल पीरियड में जितने भी शासक रहे हैं उनका संबंध जो है उनके टॉम कहाँ हैं या उनके द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं उनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से शासक देख लिए हैं, आज हमने देखे हैं, सबसे पहले हमने बाबर की बात की है, उसके बाद हमने हुमायूं की बात की है, फिर अकबर और जहांगीर। इसके आगे के शासक हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको फटाफट से यहाँ पर क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सवाल है कि पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, कि उसकी घुड़सवार सेना थी, उसकी सैन्य कुशलता थी, तुलुगमा प्रथा थी, या फिर अफगानों की वापसी थी। बताइए यहाँ पर जो पानीपत का युद्ध हुआ है कब हुआ है, तो ये आपका इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के मध्य ये युद्ध होता है कब, 1526 में होगा। ठीक है, कब होगा, 1526 में। इसमें खासियत क्या थी, आप देखेंगे कि सबसे पहले तोपों का प्रयोग जो है आपको इस युद्ध में देखने को मिलता है भारत में। ठीक है,
किसमें? युद्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पे इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी सैन्य कुशलता जो है ये बहुत बढ़िया थी। तभी तो आप देखोगे जैसे ही ये भारत पर आक्रमण करता है, 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, है ना। तो ये क्यों एक के बाद एक युद्ध करता है और जीतता जाता है? उसका कारण है कि उसकी सैन्य कुशलता जो है ये बहुत ही शानदार थी। याद रखिएगा, ये सवाल भी आपकी परीक्षा पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि तोपों का सबसे पहला प्रयोग जो है ये किस मुगल सल्तनत के शासक के द्वारा किया गया है और किस युद्ध में किया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित में से युद्ध में किस में बाबर के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पानीपत 1526 में, 1527 में आपका खानवा हो गया, 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हो जाता है ना। और घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 में होता है और 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 में किससे करता है? इब्राहिम से करता है। ठीक है, इसके बाद 27 में राणा सांगा है, राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। इसके बाद 28 में आप देखोगे जो चंदेरी का युद्ध है ये किससे होता है? मेदिनी राय से, मेदिनी राय के साथ होता है। और फिर आता है घाघरा का युद्ध जो अफगानों के द्वारा अफगान आक्रमण होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? घाघरा का यहाँ पे राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ है वो कौन सा है आपका? खानवा का युद्ध। ठीक है, ये तो आपको ट्रिक तो पता ही होगी, है ना, कौन सा है? खानवा का युद्ध। अगले सवाल पे, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर उर्दू? तो ये क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये सभी आपको बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर, बिल्कुल चलो बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड थोड़ा सा वैसा पीरियड है। इसके बाद अगर आप जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे तब आप देखिएगा। ठीक है, तो तुजुक-ए-बाबरी किस में लिखी गई है? अरे भाई, तुजुक-ए-बाबरी किसकी है? बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। पहली चीज तो बाबर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। अब मजा आएगा आपको, अभी बताते हैं। ठीक है, मजे चाहिए इनको क्लास में। ऑटोबायोग्राफी बाबर की है, किस भाषा में लिखी थी भैया? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और इसका नाम क्या था? बाबरनामा था, बाबरनामा था। और यहां पर इसको ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया है किसमें? फारसी भाषा में। और जब इसे फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तब इसे क्या कहा गया? तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी कहा गया। ठीक है, तुजुक-ए-बाबरी कहा गया। और ये बाबरी जो है, ये जो ट्रांसलेट किया है ये किसके द्वारा किया गया है? अभी बताया था। बताओ भाई, बताओ अब दिमाग की घोड़ी दौड़ाओ और बताओ कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पर, ये की थी अब्दुल रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना। याद आया? अब मजा आ रहा है? चलिए ठीक है, किसने कहा था और ये कौन था? ये अकबर का दरबारी था। अभी मैंने आपको बताया था ये कौन था? अकबर का दरबारी। अकबर के दरबार में 3 पोएट प्रमुख रूप से पाए गए हैं। एक तो अब्दुल रहीम खाने खारा था, इसके अलावा अबुल फजल और फैजी, ये तीनों कौन थे? पोएट थे और इन्होंने जो है काफी सारे लेख लिखे। ठीक है, तो तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखी है? ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने। जबकि बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने खुद लिखी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुजुक-ए-बाबरी किसमें हो जाएगी? फारसी भाषा में। बच्चे ये अंतिम लेख होता है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखा जाता है मुगल पीरियड में। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्जा कमरान, या फिर मोहम्मद शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। बताओ भाई, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा?
बताओ। तो बिल्कुल शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ? 1540 में हुआ था। इससे पहले जो युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ। और ये चौसा का युद्ध कब हुआ बच्चे? आपका 1539 में हुआ। और ये दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है और इसी के बाद जो हुमायूं है ये भाग जाता है 15 सालों के लिए, और फिर 15 साल बाद फिर वापस आता है। और उस समय शेरशाह सूरी का जो बेटा था उसका नाम क्या था? सिकंदर शाह सूरी, उसके साथ युद्ध करता है और वहां पे हुमायूं की जीत होती है। उसके बाद वो शासन करता है, लेकिन बेचारे की किस्मत ही ऐसी थी कि यहाँ पे तो बेचारा 15 साल स्ट्रगल करता ही रहा, लेकिन जब आया तब भी शासन नहीं कर पाया, क्योंकि 55 में आया और 56 में मर गया। और कैसे मरा? सीढ़ियों से गिर के। तो कभी कभी इंसान ना कुछ करना भी चाहे तो उसकी किस्मत जो है तो अच्छे काम करना चाहिए, है ना, उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज है। हुमायूं जो है बहुत ही पूरे मुगलिया सल्तनत में एक ऐसा शासक जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जो है इसको चलाया गया? बताइए। गोल्ड कॉइन। इससे पहले आपने दिल्ली सल्तनत जब हमने पढ़ा तो दिल्ली सल्तनत में आपने देखा था कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में चांदी प्लस तांबा, ठीक है, चांदी और तांबा और साथ ही कांसा, ठीक है, इन 3 तरीके के सिक्के जो है यहाँ पर प्रचलित थे। लेकिन अब बात किसकी होगी? गोल्ड कॉइन की। ठीक है, सोने के सिक्के जो है ये किसके द्वारा चलाए गए? अकबर ने चलाए, हुमायूं ने चलाए, शाहजहां ने, या फिर शेरशाह के द्वारा चलाए गए? बताइए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किसने जो है यहाँ पर आपके, किसने? बी ऑप्शन, हुमायूं के द्वारा। बाकी सभी भी फटाफट से बताएंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी? किसने जो है स्वर्ण सिक्के जो हैं इनको प्रचलित किया है मुगलिया सल्तनत में, मुगल पीरियड में? बताओ यहाँ पर, बताओ, वरना मुगल सम्राट जो है नाराज हो जाएंगे गलत बताया तो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, किसने चलाए थे? हुमायूं ने चलाए थे। ठीक है, हुमायूं ने स्वर्ण सिक्के जो है इनको प्रचलन में लाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या फिर सोनार गांव में? बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो आपको मालूम है कि जो हम जीटी रोड की बात करते हैं, जीटी जिसे हम ग्रैंड ट्रंक कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक कहते हैं, और ये जो ग्रैंड ट्रंक है इसको किसके द्वारा निर्माण कराया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। ये कहां से कहां? काबुल से लेकर कोलकाता तक। ठीक है, काबुल से कोलकाता तक जो है ये सड़क निर्माण कराया किसने? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम, जो कि कहां पर स्थित है? आपका बिहार में। ठीक है, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, हुमायूं सीढ़ियों से गिर चुका है और ये खबर जो है अकबर तक पहुंच गई है। उस समय अकबर जहां पे था वही पूछा गया है कि अकबर का जो राज अभिषेक हुआ है, राजगद्दी पे जिस जगह बैठा वो कौन सी थी? लाहौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद या फिर काला नौर? बताइए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? कहां पर इसको गद्दी पर बैठाया गया था? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ, कालानौर जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है 1576 में, उसके पीछे युद्ध क्या था, उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच में। ठीक है, अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, उसके नेतृत्व में जो है हल्दी घाटी के युद्ध को किया गया। कब? आपका 1576 में। और यहाँ पे पूछा गया है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति को अपनाना? बताइए यहाँ पर क्या उद्देश्य रहा होगा अकबर का जिसके लिए यहाँ पर शुरू किया गया है? ठीक है, तो क्या था? सीधी सी बात है कि उस समय जो भी युद्ध होते थे किसी भी राजा के द्वारा, वो क्या चाहते थे कि वो जो दूसरा
साम्राज्य को बढ़ाना है तो चाहेंगे ना कि अपने अधीन हो, तो यहाँ पे राणा प्रताप जो है इनको क्या करना, अपने अधीन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले सवाल पे चलेंगे कि अकबर की लोकप्रियता जो थी वो किस कारण से थी। मनसबदारी प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था, धार्मिक नीति और सामाजिक सुधार। बताइए अकबर को उसकी किस नीतियों के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है मनसबदारी। मनसबदारी जो है ये एक तरीके का सैलरी इंक्रीमेंट सिस्टम था, मतलब कि 10 वर्षों में सैलरी होती थी, जो इसके यहाँ काम करने वाले लोग होते थे उनकी सैलरी को रिव्यू किया जाता था, है ना, और बाद में उसको जो है बढ़ा दिया जाता था और उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी प्रमोट किया जाता था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि अकबर की लोकप्रियता जो है ये किस कारण थी, तो यहाँ पे मनसबदारी प्रथा बिल्कुल, इसके अलावा भू राजस्व प्रथा बिल्कुल, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने अभी धार्मिक नीति दी। ठीक है, असामाजिक सुधार, ये सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ABCD सभी जो है सभी में इसका योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल संबंधित है कानून से, गुलाम मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से या फिर संगीत से। बताइए टोडरमल का संबंध किससे था। टोडरमल जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था और इसका संबंध किससे था। बताइए बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। टोडरमल किससे संबंधित था। टोडरमल, भाई टोडरमल संबंध किससे था, अभी अभी बताया था किससे था भाई, वित्त अधिकारी था, वित्त मंत्री था, यानी कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्मर, मालगुजारी सुधार। ठीक है, साहित्य संगीत में आपके तानसेन थे, साहित्य यानी कि लिटरेचर में पोएट में जो रहे हैं वो 3 नाम आपको मैंने अभी बता दिए हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। दीन-ए-इलाही का प्रचार किस शासक ने किया है। दीन-ए-इलाही बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने। बताइए दीन-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही इसको किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। दीन-ए-इलाही, ठीक है, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, किसके समय में प्रचलित था। बिल्कुल बी, अकबर के समय में। ठीक है, किसके, अकबर के समय में। अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। बताओ यहां पर, बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे यहां पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। बताओ बताइए। तो आपको बताया कि यहाँ पर बुलंद दरवाजा जो है, जो कि फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के द्वारा बाद जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसके बाद, गुजरात विजय, जो अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, वहां पर जीत मिली और उसके बाद आप देखोगे कि इससे जो है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास है वहां पे बनाया। अगला है कि बाबर का मकबरा, आपको बताना है सम्राट दिए हैं और उनका मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का कहाँ है, जहांगीर और शाहजहां। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। बताओ बताइए। अकबर का कहाँ है भाई, सिकंदरा में है। ठीक है, अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में है। तो यहाँ पे क्या है, बी का 4, बी का 4 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बी का 4 दिखाई दे रहा है आपको सी ऑप्शन में, यानी कि पहले तो एक ही ऑप्शन से जो है आपका आंसर निकल आया है, बाकी के ऑप्शन लगा लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जो बाबर है इसका मकबरा कहाँ मिलेगा, काबुल में। अकबर का है सिकंदरा जो कि आगरा में है। ठीक है, सिकंदरा कहाँ है, आगरा में है। जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा कहाँ मिलेगा, आगरा में। तो सारे के सारे जो नाम हैं ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है। उद्वी ने, नाजी ने, अबुल फजल ने या फिर फैजी ने। बताइए महाभारत का ट्रांसलेशन जो है किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है, फटाफट से आंसर करेंगे। बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया है, क्या हुआ भाई, रवि, भारत, प्रिंस,
कैसी, फैजी ने किया है ये। फैजी जो है ये भी कौन थे, आपके पोएट थे। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि महाभारत का फारसी में, फारसी भाषा क्यों, क्योंकि ये मुगलिया सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इसी को यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका गठन किया गया है? औरंगजेब के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या फिर हुमायूं के समय? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आप में अगर आप देखोगे कि 1556 से लेकर 605 का जो पीरियड है ना, 1556 से लेकर 605 तक कौन था? आपका अकबर था। और यहीं पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका गठन कब किया गया भाई? 1600 में। ठीक है, कब? 1600 में किया गया। ठीक है, इसके बाद ये भारत आते हैं, भारत आकर फिर जहांगीर के काल में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया उसी के समकालीन कौन था? आपका अकबर था। ठीक है, कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिश था, सर थॉमस रो था, जॉन हॉकिंस था या फिर आपका पीटर मुंडी था? किसके अकबर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश राजदूत जो है ये कौन रहा है? बताइए यहाँ पे कौन रहा है? ध्यान से सवाल को पढ़ना है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो है ये कौन रहा है? रॉल्फ फिच रहे हैं, सर थॉमस रो रहे हैं, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है रॉल्फ फिच। ठीक है, ये किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिशर। ये दोनों किसके काल में आए हैं? जहांगीर के समय आए हैं। ठीक है, थॉमस रो और जॉन हॉकिंस से नहीं होंगे, थॉमस रो आया है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस से जॉन हॉकिंस अलग थे। थॉमस रो जो है ये किसके काल में आया है? जहांगीर के काल में आया था, इसको ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर इब्राहिम लोदी के द्वारा कराया गया? बताइए, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। नीलेश का आंसर आया है ए। बताओ भाई, जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी धारण करने वाला रिवाज जो सिजदा था? ठीक है, था आपको मैंने बताया था कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसके द्वारा दो प्रथाएं शुरू की गई थी, सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब था सर झुका के राजा के सामने आना और पाबोस का मतलब था पैर छूकर जो है राजा का संबोधन करना। तो ये दोनों ही प्रथाओं को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां या फिर औरंगजेब को? बताइए किसके द्वारा जो है ये सिजदा जो है इसको समाप्त, किस शासक के द्वारा समाप्त की गई थी? ठीक है, किस शासक के द्वारा यहाँ पर इसको समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा ये किया था किसने? शाहजहां ने। ठीक है, किसने किया था? शाहजहां ने, नहीं अकबर नहीं, शाहजहां ने। निम्नलिखित में से जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय या औरंगजेब या फिर आदिल शाह? बताइए जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर किसे जाना जाता था बच्चे? तो ये जाना जाता था आपका औरंगजेब को। ठीक है, कौन? औरंगजेब को। अगला सवाल है आपका कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? बताइए किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है? किसने करवाया है? चलिए ये जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं कमेंट करके आंसर करते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। यहाँ पर हमने मुगलिया सल्तनत के, मुगल साम्राज्य के कुछ शासकों को पढ़ लिया है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में आगे के जो टॉपिक है उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। डेली जो आपकी SSC की GD की क्लास जो है उसका टाइमिंग है
7 बजे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 7 बजे उपस्थित होंगे और सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच सके, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलती हूँ आपसे सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास में। चलिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।